नमस्कार साथियों, मैं हूं अनुराग मिश्रा। आप लोगों का इस वीडियो क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग एक नई वीडियो के साथ फिर से उपस्थित हुए हैं, जो कि है आपका प्राचीन भारत का इतिहास, यानी कि एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और इसमें हम जो बात करने वाले हैं वो है चल रहा है जो ऐतिहासिक स्रोत। मैंने आपको बताया था जो स्रोत होते हैं, यानी कि ऐतिहासिक स्रोत जो होते हैं वो 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से बताए थे वो बताए थे मैंने आपको। पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और एक और था विदेशी विवरण। देखेंगे। मैं पहले हम लोग यहाँ पर जो बात करने वाले हैं वो साहित्यिक स्रोत हैं। और हम शुरू करने से पहले हल्का सा मैं आपको रिवीजन करा दूंगा कि हम लोग किस तरह से क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो शुरू करने से पहले एक जानकारी दे दूं कि अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोट्स खरीदना चाहते हैं तो नीचे लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वहाँ से आप नोट्स ले सकते हैं। फ्री वाले चाहिए तो टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हैं। और हमारा फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जितने भी ग्राम होते हैं उन सभी ग्राम पे मैं हूँ और वहाँ पे आप जाकर हमसे जुड़ सकते हैं। टाइम ख़राब होगा, वैसे फेसबुक चलाते हैं। मैं किसी को सलाह नहीं देता हूँ, मैं खुद नहीं चलाता हूँ, लेकिन मैंने किसी को रखा हुआ है वो फेसबुक चलाने के लिए। तो वहाँ से जुड़ना चाह रहे हैं तो जुड़ सकते हैं। कोई जानकारी देना चाहें या फिर लेना चाहें तो जुड़ सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे। और हमारा जो चल रहा है यहाँ पर जो बात करने वाले हैं साहित्यिक स्रोत। तो आइए देखते हैं, एक नज़र डाल लेते हैं कि भारत के इतिहास को जानने के 3 जो स्रोत हैं वो आपके यहाँ पर जो आ जाता है पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों के विवरण। पुरातात्विक स्रोत की बात करें तो इसमें हमने आपको अभिलेख के बारे में बता दिया था, जिसमें गुहा लेख, स्तंभ लेख, मूर्ति लेख, प्रशस्ति लेख और ताम्रलेख, इनके बारे में हम आपको बता चुके हैं। और आगे जब हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे वहाँ पर डिटेल से जानेंगे। सिक्कों के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद साहित्यिक स्रोत जो है चलने वाले हैं, जिसमें आप धार्मिक लेख पढ़ेंगे और वैदिक, जैन और बौद्ध के बारे में बात करेंगे। फिर धार्मिकतर के बारे में बात करेंगे, जिसमें आपका आ जाता है स्मृति, पुराण, ऐतिहासिक ग्रंथ। उसका विदेशी यात्रियों के विवरण की अगर बात की जाए तो यूनानी, चीनी, फारसी और अन्य आ जाते हैं। तो आइए इसको थोड़ा सा विस्तार से हम खोल के दिखा देते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि प्राचीन इतिहास के जानने के स्रोत जो है 3 प्रकार के मैं यहाँ पर बांट के दिखा सकता हूँ, जो कि है साहित्यिक, विदेशी यात्रियों के विवरण और पुरातात्विक के साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य की अगर बात की जाए, अभिलेखों के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। मुद्राएं या सिक्कों के या कॉइन्स के बारे में बात कर चुके हैं। स्मारक भवन, मूर्तिकला, मूर्तियाँ, चित्रकला और मृद भांड के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। यहाँ पर जो बात करने वाले हैं वो इतना हिस्से के बारे में बात करने वाले हैं। किसके बारे में हम बात करने वाले हैं? साहित्यिक स्रोत के बारे में। ठीक है, तो साहित्यिक स्रोत की अगर बात की जाए तो साहित्यिक स्रोत को जो है हम साहित्यिक साक्ष्य के बारे में बात कर रहे हैं, 2 भागों में बांट सकते हैं, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। लौकिक की बात करें तो ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवनी, गल्प साहित्य ग्रंथ। ठीक है, धार्मिक की बात करें तो ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मणेतर साहित्य, यानी कि ब्राह्मणों से ईथर। ब्राह्मण की अगर बात की जाए तो वेद, जिसमें उपनिषद, आरण्यक, पुराण, स्मृति, रामायण, महाभारत। ठीक है, इसके बाद ब्राह्मणेतर की बात की जाए तो आपका बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ आ जाते हैं। उसके बाद आपका, ठीक है, तो इतनों के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। किसमें? साहित्यिक स्रोत के बारे में। समझ पा रहे हैं ना? तो भारतीय इतिहास को जानने के आकर प्राचीन भारत के इतिहास के जानने के कितने स्रोत मैंने बताए? 3 स्रोत मैंने बताए हैं। कौन कौन से हैं? साहित्यिक साक्ष्य, विदेशी यात्रा विवरण और पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में, यानी कि आर्कियोलॉजिकल जो है सोर्सेज जो है डिटेल में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पर जो बात करने वाले हैं इतिहास को जानने के कौन से बात करने वाले हैं, हम लोग बात करने वाले हैं साहित्यिक स्रोत के बारे में। ठीक, साहित्य की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आ जाते हैं सबसे पहले धार्मिक, ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। गैर धार्मिक की बात करेंगे वो अलग होगा। विदेशी साहित्य की बात करें तो यूनानी, चीनी और अरबी, अलग अलग तरह से आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर हमें बात करनी है कौन सा? साहित्य के बारे में। तो यहाँ पर अगर बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, आप लोगों को मैं डिटेल से आगे पढ़ाऊंगा। तो आइए समझते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि साहित्य का मतलब क्या होता है। सब लोग जानते हैं साहित्य का मतलब क्या होता है। साहित्य को हम क्या कह सकते हैं? कुछ भी लिखा हुआ जो संकलित किए गए हों उसको क्या कहते थे? साहित्य कहते थे। सीधा सा मतलब है, ये जो है बुक है, इसमें कुछ भी लिखा है, 1 2 3 कुछ भी उठा लीजिए, कुछ ना कुछ लिखा हुआ है तो इसको हम क्या कह सकते हैं? साहित्य कह सकते हैं। मान लीजिए ये जो पेज, ये यहाँ पर अगर आप, उम्मीद है इधर से दिखना चाहिए, ये लिखा हुआ है तो इसको हम उठाएंगे तो एक तरह से इसको साहित्य माना जा सकता है। इसको संकलित कर लिया जाए। मान लीजिए 4-5 पेज ऐसे मेरे कहीं के लिखा है, मेरे पेज है, इसको उठा लीजिए। मान लीजिए उसको उठा लीजिए, मेरा कहीं और लिखा हुआ है तो उसको उठा लीजिए। यहाँ कर सारे क्या कर लीजिए, उठा के एक जगह संकलित कर लीजिए, मैंने इकट्ठा करके, तो वो क्या बन गया? साहित्य बन गया। यानी एक पेज ये, कुछ पेज ये ऐसे उठाए, संकलित कर लिए तो वो साहित्य बन गया। तो मैंने क्या बताया आप लोगों को कि आप सभी लोगों को पता होगा कि साहित्य का मतलब क्या होता है। तो साहित्य को हम क्या कह सकते हैं? साहित्य को हम कह सकते हैं कुछ भी लिखा हुआ जो संकलित किए गए हों उसको क्या कह देते हैं? साहित्य कह सकते हैं। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, कुछ भी विचार या कोई भी उपदेश जो लिखा गया हो
अब ये कुछ भी हो सकता है, आप गाली लिख सकते हैं, आप प्रेम भरी बातें लिख सकते हैं, युद्ध से संबंधी हो सकता है, किसी व्यक्ति से संबंधित हो सकता है, अपने स्वयं के बारे में हो सकता है। तो सीधा सा मतलब है कोई विचार, कोई उपदेश, कुछ भी जो आता है वो क्या हो, लिखित हो और उसको क्या कर लिया गया हो, संकलित कर लिया गया हो, तो वो क्या कहलाएगा, साहित्य कहला जाएगा। अगर बात की जाए प्राचीन काल के समय के बारे में, तो प्राचीन काल में क्या था आपको पता होगा, क्या नहीं था आपका कागज तो उपयोग करते नहीं थे उस समय, कागज का खोज भी नहीं हुआ था। तो प्राचीन, मैंने क्या बताया, अगर बात की जाए प्राचीन काल के भारतीयों को लिखने का ज्ञान या फिर कह सकते हैं कि लिपि का ज्ञान लगभग 2500 ईसा पूर्व पहले हुआ था, लगभग आज से 4500 वर्ष पहले ही हुआ था। लेकिन मानव की उत्पत्ति उससे बहुत समय पहले हो गई थी, लेकिन हुआ कब था इनको 2500 ईसा पूर्व ही इन्हें लिखने का ज्ञान हुआ था। क्लियर हुआ, लिखने का ज्ञान हुआ था। समझ पा रहे हैं ना, क्योंकि आप लोगों को पता है भले वो पढ़ा नहीं गया हो, लेकिन है तो माना तो साहित्य ही जाएगा। समझ पा रहे हैं ना, माना तो साहित्य ही जाएगा। लेकिन हम भारतीयों की सबसे पुरानी पांडुलिपि की अगर बात की जाए, मान लीजिए इंडस वैली सिविलाइजेशन में लिखने का ज्ञान तो था, लेकिन उस समय का कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिला है, कोई ऐसा साहित्य नहीं मिला है लिखा हुआ जिसको हम पढ़ने की स्थिति में हो। तो हम भारतीयों की सबसे पुरानी जो है पांडुलिपियाँ ईसा की 4वीं सदी से देखने को मिलती हैं, जो कि एशिया के मध्य भाग में मिली हैं। इसमें सबसे पहले पांडुलिपियाँ हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं, ईसा की 4वीं सदी से सबसे पहले हमें पांडुलिपियाँ यहाँ की मिली हैं। पुराने समय की अगर बात की जाए तो पुस्तकें या फिर साहित्य हाथ से लिखी होती थी, जिनको हम क्या कहते थे, पांडुलिपि कहते थे। मैंने क्या बताया कि 2500 ईसा पूर्व लगभग वर्तमान से 4500 साल पहले हमें लिखने का ज्ञान हो गया था। भले चित्रात्मक और भावात्मक चित्र के द्वारा हम लिखते थे, भले उसको आज तक पढ़ा नहीं गया है, लेकिन लिखने का ज्ञान तो हो गया था। उसके बाद भी कोई साहित्यिक हमें स्रोत नहीं मिला है। मिला कब है, कब का मिला, ईसा की 4वीं सदी को देखने को मिलता है, जो कि एशिया के मध्य भाग से मिलता है। क्या मिलता है, पांडुलिपि मिलती है, यानी कि पांडुलिपि होती है हाथ से लिखा गया हो, उसको हम पांडुलिपि कहते हैं। ठीक है, सबसे पुरानी मिली हुई पुस्तकें या फिर साहित्य हाथ से लिखी हुई मिलती हैं, जिनको क्या कह देते हैं, पांडुलिपि कह देते हैं। ठीक है, चलिए एक नज़र डालते हैं कि पांडुलिपि का मतलब क्या होता है। जो पांडुलिपि होती है उसका मतलब होता क्या है, जो हम लोगों ने कहा कि मतलब क्या होता है। तो ऐसी पुस्तक या फिर लेख जो कि हाथ से लिखे गए हों और मूल प्रति या कहें कॉपी होती है, उसको क्या कह देते हैं, पांडुलिपि होते हैं। सीधा सा मतलब है, मैं कोई जो है बुक जो है पब्लिश करवाना चाहता हूँ, मैं अपने हाथ से स्वयं लिखता हूँ। ये लिखा हुआ किसी पे हो सकता है, किसी कपड़े पे हो सकता है, किसी की खाल हो सकती है, पेड़ की किसी की छाल हो सकती है, या फिर किसी का पत्ता हो सकता है। तो मेरा मूल प्रति है, यानी कि मूल कॉपी है, जो मतलब ओरिजिनल कॉपी है, जिसको मैंने हाथ से लिखा है, इसको हम क्या कहते हैं, पांडुलिपि कहते हैं। तो प्राचीन काल के समय में पांडुलिपियां जो थीं भोजपत्र पर या ताड़पत्र पर लिखी हुई मिलती हैं। इसमें से भोजपत्र जो होता था वह हिमालय क्षेत्र के उगने वाले बुर्ज नाम के पेड़ की छाल से एक विशेष विधि से क्या किए जाते थे, तैयार किए जाते थे। तो भोजपत्र से आपने पता होगा, अक्सर जो है जादू टोने टोटके करने वाले लोग जानते होंगे कि किस तरह से ताड़पत्र और भोजपत्र पर क्या होता है कि उस पर अक्सर आपने देखा होगा कि भोजपत्र आपको, जैसे मान लीजिए कोई छूछा करवाता है, छूछा का मतलब जादू टोना टोटका वाला काम करता है, तो वो आपसे क्या कहेगा कि मान लीजिए आपकी बीवी जो है रूठ कर मायके चली गई है, तो 72 घंटे का टाइम देते हैं, खोया प्यार या फिर मनचाही शादी या फिर मनचाहा ये फलाना ढिमका वशीकरण कराइए। तो वहाँ पर अक्सर बात करते होंगे कि भोजपत्र या फिर ताड़पत्र जो होता है उस पर मंत्र लिखने की बात करेंगे। अगर आपसे क्या करेंगे, सामग्री मंगाएंगे, तो उसकी कीमत बताएंगे कि भाई साहब 20,000 या 10,000 या 5,000 का सामग्री आपका आएगा, और बाबा की पूजा करेंगे। उसके बाद जो है आपका खोया हुआ प्यार या फिर मनचाहा प्यार या फिर आप जो पत्नी जो मायके चलेंगे वो आ जाएगी। तो यहाँ पर अक्सर आपने पेपर में पढ़ा होगा कि भोजपत्र से अपने प्यार पाएं, वशीकरण करें भोजपत्र से, अपना खोया प्यार पाएं 100%। भोजपत्र के बारे में यहाँ पर मैंने क्या बताया, एक छोटा सा परिचय हो गया। तो समझ में आ गया ना भोजपत्र क्या होता है और आपका पांडुलिपि क्या होता है। चलिए आगे बात करते हैं साहित्य के स्रोत में। तो साहित्यिक स्रोत की अगर बात की जाए तो 2 प्रकार के यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपके साहित्यिक स्रोत जो आ जाते हैं, देसी साहित्य की अगर बात की जाए तो जिसमें आ जाते हैं धार्मिक, ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। जिसमें गैर धार्मिक की बात करें तो उसमें अलग बात करेंगे। तो प्राचीन काल के भारतीय साहित्य को क्या है, 2 भागों में बांटा जा सकता है, धार्मिक साहित्य, ठीक है, और दूसरा है धर्मेतर। धार्मिक का मतलब है जो धर्म से जुड़ा हुआ, धर्मेतर का मतलब है धर्म इतर, यानी कि धर्म से अलग, इतर का मतलब होता है अलग। ठीक है, तो आइए धार्मिक की बात करें तो धार्मिक में क्या कहा जाता है, तो इसको हम वैदिक साहित्य या फिर वैदिक लिटरेचर भी कह सकते हैं।
इसमें हिंदू धार्मिक साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य भी शामिल किए जाते हैं। धर्मेतर की बात की जाए तो जो कि किसी भी धर्म से संबंध नहीं रखता था, इसको धर्मनिरपेक्ष साहित्य यानी कि सेक्युलर लिटरेचर भी कहते हैं। इसमें ग्रंथ, नाटक, राजनीतिक एवं व्याकरण संबंधी ग्रंथ आते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो होगा धार्मिक साहित्य, जो कि होने वाला है अगले वीडियो में। इसमें हम लोग इतना ही रखते हैं, तो अगले वीडियो में नेक्स्ट जो होगा वो होगा धार्मिक साहित्य। तो आइए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, अगले वीडियो में मिलता है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और वंदे।